हेलो स्टूडेंट्स, जय गुरु। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, चैप्टर 2, क्लास 12 बीएसटी। पहले वीडियो लेक्चर में ही हम लोग देखा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फोल के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया गया। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फोल प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो आज देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट टोटल था कितना, 4, जो हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे। तो पहले देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग, अर्थ होता क्या है। तो देखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड in decision making to resolve management problems rather than depending on rule of thumb or trial and error methods. Taylor advocated a detailed scientific study of each job to determine the best way of doing it. वैज्ञानिक प्रबंध का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना, मतलब मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से करना, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। इस संबंध में टेलर ने कहा है कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले उसका गहन विश्लेषण करना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अब डेफिनेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट according to F.W. Taylor, scientific management is the art of knowing exactly what you want mean to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way. वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम व सस्ते ढंग से करें। Principles of scientific management. Principles of scientific management aim at providing guidelines for increasing productivity of organizations. मतलब संगठन के उत्पादकता को क्या कर देना, बढ़ाना। ये एम है किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का। तो पहला, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नोट individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो आइए देखते हैं नंबर 1, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि अंगूठा टेक पद्धति बोलते हैं इसको। This principles requires development and application of scientific methods. Taylor says that the traditional rule of thumb methods should be replaced with the scientific methods. Scientific methods should be used for the following purpose. Number 1, to determine standard time required to a job, to determine a fair day's work for the workers, to determine the best way of doing the work, to select standard tools and equipment, maintain standard working conditions. आइए समझते हैं। यह जो सिद्धांत है वैज्ञानिक विधियों के विकास और प्रयोग पर बल देता है। वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत कार्यों के सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब छोटे से छोटे पहलू का गहन जांच की जाती है। टेलर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि परंपरागत विधियों
अथवा भूल और सुधार विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों को अपनाने का उद्देश्य क्या था, तो देखते हैं। पहला, कार्य करने के लिए प्रमापित समय का निर्धारण करना। नंबर 2, कर्मचारियों के लिए उचित दैनिक कार्य का निर्धारण करना। कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का निर्धारण करना। ये नहीं होना चाहिए कि भूल और सुधार पर, कि हम काम करेंगे, गलती होगा, फिर दोबारा काम करेंगे, ये नहीं। ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं माना जाता है, वो ट्रेडिशनल था। व्यावसायिक क्रियाओं को प्रमापित कार्य दशाओं में प्रमापित औजारों के द्वारा संपन्न करना, ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो तथा लागत में कमी हो। नंबर 2, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। This principles involves maintaining harmony between the management and workers. In place of discord between them, both should realize that they need each other. Taylor called it mental revolution. ये mental revolution के बारे में हम लोग टेक्निक में और डेप्थ में देखेंगे इसे। When this mental revolution takes place, workers and management turn their attention towards increasing profits. They do not quarrel over the distribution of profits. कहने का मतलब है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एकता ना कि विवाद। प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच मैत्री का भाव होना चाहिए, ना कि दुश्मनी का। इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों और प्रबंधकों के एक दूसरे के प्रति मानसिक जो दृष्टिकोण है में परिवर्तन हो। टेलर ने इसे मानसिक क्रांति कहा। जब यह मानसिक क्रांति होती है, तब कर्मचारी और प्रबंधक अपना ध्यान संस्था के लाभों में वृद्धि करने की ओर लगाते हैं। वे लाभों के वितरण को लेकर झगड़ते नहीं हैं। नंबर 3, cooperation not individualism. Scientific management is based on cooperation between management and workers, as also between workers themselves. Management can earn higher profits if the workers perform their jobs efficiently and thus ensure better quality, lower costs, and large sales. Workers on their part can earn higher wages if the management provides them with standard materials, standard tools, standardized working conditions, training in standard methods, etc. सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। वैज्ञानिक प्रबंध का आधार मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच सहयोग तथा साथ ही कर्मचारियों के बीच परस्पर सहयोग है। यदि कर्मचारी अपना काम कुशलतापूर्वक करें और बेहतर गुणवत्ता, कम लागत, लेस कॉस्ट तथा अधिक मात्रा में बिक्री सुनिश्चित करे, तो प्रबंधक उच्च लाभ अर्जित कर सकते हैं, हाई प्रॉफिट। दूसरी तरफ श्रमिक भी ऊंची मजदूरी अर्जित कर सकते हैं। यदि मैनेजर उन्हें प्रमापित सामग्री, प्रमापित औजार, प्रमापित कार्य की दशाएं तथा प्रमापित विधियों से प्रशिक्षण प्रदान करें, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ट्रेनिंग देना है अपने एम्प्लॉई को तो किस तरह से देना है, उसका एक बेस तैयार करना, ताकि बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिले और डायरेक्टली एम्प्लॉई को भी मिले। Number 4, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. The procedure for selection of workers should be designed scientifically. कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन का एम्प्लॉई का, वो ऐसा डिजाइंड होना चाहिए जो साइंटिफिकली हो, वैज्ञानिकीकरण हो। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से। The errors committed at the time of selection may prove
टू बी वेरी कॉस्टली लेटर। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन के टाइम पे तो ये बाद में बहुत महंगा पड़ता है संगठन के लिए। इफ़ डू नॉट हैव राइट वर्कर्स ऑन द राइट जॉब, द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिड्यूस्ड। अगर सही कर्मचारी को सही जॉब पर नहीं लगाया जाए तो इससे क्या होगा, संगठन का जो कार्यकुशलता है उसमें भी कमी आएगी। Therefore, every organization should follow a scientific system of selection। इसीलिए सारे संगठन क्या करते हैं, वो साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो करते हैं सिलेक्शन का के लिए। द सेलेक्टेड वर्कर्स शुड बी ट्रेन टू अवॉइड रॉन्ग मेथड्स ऑफ वर्क। मैनेजमेंट इज responsible for the scientific education and training of workers. It must provide opportunities for the development of workers having better capabilities. This would ensure greater efficiency and prosperity for both the company and workers। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कंपनी को भी मिलेगा और कर्मचारी को भी मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, साइंटिफिक तरीके से कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारा था 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. Taylor। Thanks for watching।